हेलो गाइस, मैं राजीव स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे चैनल नोबल शिक्षा करंट अफेयर्स में। गाइस, प्रतिदिन अनेक घटनाएं घटती हैं, किंतु कुछ घटनाएं ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी ही कुछ चुनिंदा घटनाओं और उसकी व्याख्या को लेकर हम हाजिर हैं। गाइस, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए समर्पित है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है 85वां। 2021 की हेनले एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 85वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष 2020 की अपेक्षा भारत एक पायदान फिसल गया है। पिछले वर्ष भारत 84वें स्थान पर मौजूद था। इस सूचकांक में भारत का मोबिलिटी स्कोर 58 यानी 58वां रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय पासपोर्टधारी व्यक्ति विश्व के 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्व के 58 देश ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पासपोर्ट की ताकत क्या होती है। किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत या रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि उसके धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं, अर्थात ऐसे कितने देश हैं जो संबंधित देश के नागरिकों को अपने यहाँ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करते हैं। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा अधिकतर मित्र देशों को ही दिया जाता है, जहां के नागरिकों से उस देश को कोई खतरा नहीं होता। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में इस बार प्रथम 3 स्थान एशियाई देशों का ही है। ये देश क्रमशः हैं जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। इन 3 देशों का मोबिलिटी स्कोर क्रमशः है 191, 190 और 189। इसका अर्थ यह है कि जापान के नागरिकों को 191 देशों में, सिंगापुर के नागरिकों को 190 देशों में और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को 189 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। औरंगाबाद नगर का नया नाम होगा संभाजी नगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद नगर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की घोषणा की है। संभाजी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। शिवसेना ने 1995 में ही सर्वप्रथम औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की मांग की थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा संभाजी की निर्मम हत्या के बाद इस नगर का नामकरण औरंगाबाद किया गया था। दोस्तों, औरंगाबाद के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। औरंगाबाद विश्व में अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ था। इन गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यह नगर दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा, पनचक्की, सलीम अली लेक आदि के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। औरंगाबाद सिटी ऑफ गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन अथवा प्रतिष्ठान और यादव राजवंश की राजधानी देवगिरी, जो कि मध्यकाल में था, वो नगर यही औरंगाबाद ही है। 14वीं शताब्दी से यही नगर दौलताबाद के नाम से जाना जाने लगा था। द लिंक्डइन ब्लैक बुक पुस्तक की रचना की है श्रुति कौशिक ने। श्रुति कौशिक एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ लेखिका और कंटेंट मार्केटर भी हैं। उन्होंने अपनी नई पुस्तक द लिंक्डइन ब्लैक बुक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान डिजिटल दर्शकों के जीवन के मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला है। 2022 में यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत 2022 में यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत अपने आंतरिक आतंकवाद और विशेष रूप से सीमा पार के आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी रहा है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के बाद सितंबर 2001 में
यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति का गठन किया गया था। भारत ने इससे पहले भी 2011-12 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। उल्लेखनीय है कि भारत ने 1 जनवरी 2021 से यूएनएससी के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल आरंभ किया है। भारत के अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जिन अन्य 4 देशों का 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से आरंभ हुआ है, वे देश हैं केन्या, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। दोस्तों, आइए यूएनओ के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके सदस्यों की कुल संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों में शामिल हैं यूएसए, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। ये हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के सदस्य देशों की कुल संख्या है 193, 193। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार ने 1984 में घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं एवं उनके आदर्शों को देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में पेश करना है। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 से 19 जनवरी तक विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे तथा वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु भी थे। वे वेदांत एवं योग दर्शन के प्रमुख प्रचारक थे। उन्होंने शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा को बनाए रखने के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया गया चेन्नई बंदरगाह पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही भारत विश्व के उन 3 राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने समुद्र की गहराई में संसाधनों का पता लगाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है। सी विजिल 21 है भारतीय नौसेना का तटीय रक्षा अभ्यास। भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 12 जनवरी को प्रारंभ हुआ। यह तटीय सुरक्षा अभ्यास समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में तैयारियों के आकलन के लिए किया जा रहा है। इससे भारत की ताकत और कमजोरियों का एक यथार्थवादी मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। भारतीय नौसेना के प्रमुख सहयोगी कस्टम विभाग, तटरक्षक और अन्य समुद्री एजेंसियां भी इस सी विजिल अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का शुभारंभ जनवरी 2019 में किया गया था। यह ट्रॉपिक्स अर्थात थिएटर स्तर की तत्परता परिचालन अभ्यास के लिए एक बिल्डअप भी है जो भारतीय नौसेना द्वारा हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ट्रॉपिक्स और सी विजिल एक साथ समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के पूरे दायरे को कवर करेंगे, जिसमें शांति और संघर्ष तक के सभी पहलू शामिल हैं। ट्रॉपिक्स अर्थात थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज यह एक अंतर सेवा सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल की भागीदारी होती है। इसे युद्ध तत्परता का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी।
भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस खंड में जिस देश को चुना गया है वह देश है बांग्लादेश। इस बार 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस खंड में चुना गया है। इसके तहत संबंधित देश की सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता दी जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। इसका आयोजन वार्षिक रूप से गोवा में होता है। इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य है दुनिया के विभिन्न देशों के सिनेमा के लिए एक समान मंच मुहैया करवाना। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 2021 को अपने एक फैसले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है तथा किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए एक आयोग के गठन का आदेश दिया है। यह आयोग सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित इस आयोग में कुल 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र के अनिल धनवंत शामिल हैं। गाय के गोबर से तैयार पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक पेंट वैदिक पेंट को विकसित किया है खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को गाय के गोबर से तैयार वैदिक पेंट को लॉन्च किया है। इस पेंट को बनाने का उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भी इस पेंट को प्रमाणित किया है। इस पेंट का परीक्षण देश की 3 बड़ी प्रयोगशालाओं नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली में किया गया है। इस वैदिक पेंट को कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर में विकसित किया गया है। यह पूरी तरह गंधहीन है और इसमें किसी तरह के विषैले पदार्थ भी नहीं हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में 10 से 13 जनवरी के बीच की प्रमुख घटनाओं और उनसे संबंधित तथ्यों को ही प्रस्तुत किया गया है। इसे आप ध्यान से फॉलो करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने लिए इसे कितना उपयोगी समझते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे अवश्य बताएं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह चैनल आपकी सफलता के लिए समर्पित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।